हमला शुरू करते हैं। जैसे ही फ्रैंक लगातार फायरिंग कर रहा है और मैगजीन बदल रहा है, एक कैदी अचानक उसे जमीन पर गिरा देता है। फ्रैंक तुरंत संकट में पड़ जाता है। महत्वपूर्ण क्षण में एक गोली की आवाज आती है और फ्रैंक पर हमला करने वाला कैदी मौके पर ही मारा जाता है। फ्रैंक देखने के लिए मुड़ता है और पता चलता है कि एक घायल आंखों वाले जेल गार्ड ने समय पर गोली चलाकर उसे बचा लिया। हालांकि क्योंकि इस गार्ड की शक्ति सीमित है, वो जल्दी से फिर से कैदियों के हमले में आ जाता है। स्थिति बहुत गंभीर है। सौभाग्य से फ्रैंक के उठने के बाद वो जल्दी से प्रतिवाद करता है, अंततः घायल गार्ड को बचाता है। इस समय फ्रैंक अपने दिल में जानता है कि मैगजीन में गोलियां बहुत कम बची हैं। इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि अन्य कैदी पूरी तरह से इकट्ठा नहीं हुए हैं, वो जल्दी से हेलीकॉप्टर की ओर पीछे हटने का आदेश देता है। सभी लोग अराजक रूप से हेलीकॉप्टर में लौटने के बाद फ्रैंक तुरंत टेक ऑफ का आदेश देता है, लेकिन कैदी पहले से ही सामने पहुंच चुके हैं। यहां तक कि हेलीकॉप्टर के केबिन के दरवाजे को खोल दिया है। हेलीकॉप्टर को जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सौभाग्य से पुलिस बेताबी से लड़ती है, अंततः कैदियों की घेराबंदी से मुक्त हो जाती है। हेलीकॉप्टर पुलिस स्टेशन लौटने के बाद फ्रैंक घायल आंखों वाले जेल गार्ड से सीखता है कि यह विमान विशेष रूप से भारी अपराधियों को परिवहन करने के लिए था और एस्कॉर्ट के दौरान विमान को नए निर्देश मिले और थोड़ी देर के लिए एक बेहद खास भारी अपराधी को उठाया गया। जब फ्रैंक इस भारी अपराधी के प्रकार के बारे में पूछता है तो गार्ड बिना किसी सहायता के कहता है कि उसकी विशेष स्थिति के कारण यह भारी अपराधी न केवल कई प्रतिबंधों से बंधा हुआ था, बल्कि पूरे समय एक हुड भी पहने हुए था, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वो कैसा दिखता है। गार्ड केवल प्राप्त सूची से जानता था कि इस भारी अपराधी का नाम हेवलॉक है और ये वही था जिसने विमान के साथ छेड़छाड़ की, जिससे उड़ान के दौरान विस्फोट हुआ। उसी समय CIA मुख्यालय को भी इस घटना पर एक आपातकालीन रिपोर्ट मिली। निदेशक तुरंत महिला एजेंट सिडनी को वापस बुलाने का आदेश देता है और उसे सूचित करता है कि उस विमान पर हेवलॉक नाम का एक विशेष कैदी था। यह व्यक्ति कभी CIA का इक्का एजेंट था, लेकिन बाद में उसे दल बदलू और रहस्य लीक करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। 3 महीने पहले उसे रूसी सीमा पर पकड़ा गया था। मूल योजना थी कि पहले उसे अलास्का में एक अस्थायी बेस में ट्रांसफर किया जाए, फिर चुपके से उसे ट्रांसपोर्ट प्लेन द्वारा देश वापस भेजा जाए। ऑपरेशन की गोपनीयता निश्चित करने के लिए CIA ने उसे विशेष रूप से एक सामान्य कैदी के रूप में प्रच्छन्न किया था। यहां तक कि विमान पर पायलट और एस्कॉर्टिंग पुलिस को भी उसकी असली पहचान नहीं पता थी। निदेशक विशेष रूप से सिडनी को निर्देश देता है कि अलास्का पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद लीक को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस को बहुत अधिक जानकारी न बताएं। साथ ही वो उसे बताता है कि अलास्का पुलिस प्रमुख फ्रैंक 6 साल पहले शिकागो के भगोड़ा कार्यबल में काम करता था। बाद में अपने वरिष्ठों के साथ खराब संबंधों के कारण इस वीरान अलास्का में स्थानांतरित हो गया। जल्द ही सिडनी एक छोटे विमान पर अलास्का क्रैश साइट पर पहुंचता है। एक जांच के बाद